हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज से वापस से डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मॉर्निंग के अंदर रोज जो है वो आपको वीडियो मिलेगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे? डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। सबसे पहले G20 कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग के बारे में क्वेश्चन है। यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड पॉज द स्लाइड इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन। आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन के आंसर भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी इटली। इटली जो है वो इस साल होस्ट करेगा सभी मीटिंग्स जो है वो G20 मीटिंग की जो होंगी, और G20 का इस बार जो हेड रहेगा वो इटली रहेगा। ये मेंबरशिप हर साल जो है वो चेंज होती है। अगले साल इंडोनेशिया में होगी और इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। G20 की सभी मीटिंग्स इस बार इटली के अंडर में होगी। इटली विल बी द हेड ऑफ ऑल द मीटिंग्स। यहाँ पर मीनाक्षी लेखी जो है वो क्या बन गई हैं? वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर बन गई हैं और इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया G20 मीटिंग के अंदर। G20 ग्रुप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है उसमें 19 कंट्रीज हैं। इनफैक्ट अगर आप कोशिश करें तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कौन सी 19 कंट्रीज इसमें शामिल है। इसके अलावा ये वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम करते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी 19 इकोनॉमीज का ग्रुप है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। इंडिया इज अ मेंबर एंड ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। द G20 इज कंपोज ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, जैसा मैंने बताया। एंड यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन G20 के बारे में दी हुई है। इट वॉज फाउंडेड इन 1999 एंड 2008 के बाद से इस ग्रुप की हर साल एक बार मीटिंग होती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की एग्जाम के हिसाब से भी और SSB के हिसाब से भी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which committee is related to the subcategorization of OBC quota? Now the answer is Justice Rohini Committee. Justice Rohini Committee का जो काम है वो है कि OBC रिजर्वेशन के अंदर कुछ वर्गों को ज्यादा फायदा हो चुका है और कुछ को कम, और उसकी वजह से ये क्वेश्चन काफी टाइम से उठा था कि क्या OBC में क्रीमी लेयर वाला जो बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और इस चीज को लेकर OBCs में कुछ ग्रुप्स को अलग कर देना चाहिए। तो इसके लिए जस्टिस रोहिणी कमेटी बनाई गई है। आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं। रिसेंटली कुछ एमपीज ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में इसके बारे में सवाल उठाए थे। जस्टिस रोहिणी कमेटी OBC सब कैटेगराइजेशन या OBC कोटा से जुड़ी हुई कमेटी है। इसके अलावा OBC कोटा मंडल कमीशन से लागू हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए। 27% रिजर्वेशन दिया गया था 1919 में स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस में अपहोल्ड किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से ये स्लाइड डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नाउ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है वो किस आर्टिकल के अंदर में प्रोहिबिटेड है? मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है कि अगर किसी इंसान के द्वारा कोई भी गंदगी वगैरह साफ करी जा रही है तो इसमें बेली ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह साफ करने की जो प्रैक्टिस है और जो सीवेज वर्कर्स वगैरह होते हैं उन सब की प्रैक्टिसेस जो हैं वो सब इसमें आती हैं। तो आपको मुझे बताना है कि क्या आर्टिकल जो है वो इसको बैन करता है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सबको जीने का अधिकार देता है और वो भी डिग्निटी के साथ में, एंड इसकी वजह से ये प्रोहिबिट करता है या फिर एक तरीके से ये अगेंस्ट है मैनुअल स्कैवेंजिंग के। मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े हुए एक क्लेम किया गया था अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसकी वजह से किसी इंसान की डेथ अभी रिसेंट टाइम में नहीं हुई है, जबकि NGOs वगैरह के हिसाब से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और आपको ये पता होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू लाइफ टू एवरी सिटीजन टू लिव विद डिग्निटी। नाउ अमागढ़ फोर्ट, रिसेंटली इट वाज इन न्यूज। आपको मुझे बताना है इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? अमागढ़ फोर्ट जो है वो किस राज्य में, किस शहर में स्थित है? इनफैक्ट अगर आपको राज्य भी पता है तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर सभी सिटीज जो हैं वो अलग अलग राज्यों से आती है। आंसर विल बी जयपुर। आंसर क्या है? ए जयपुर। जयपुर के अंदर अमागढ़ नाम की एक जगह है जिनको लेकर मीना कम्युनिटी, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है राजस्थान के अंदर, उनके और जो हिंदू ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो है वो एक तरीके से क्लेम को लेकर लड़ाई हो गई है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि मीना जो कम्युनिटी है या फिर मीना जो समाज है उनके द्वारा जयपुर पे पहले राज किया जाता था। उसके बाद राजपूत रूलर्स ने उनको वहां से हटा दिया और खुद वहां पे राजा बन गए। तो
तो यहाँ पे एक पुराना मंदिर है जिस मंदिर को लेकर डिस्प्यूट जो है वो अराइज हुआ है। आपसे डायरेक्टली अमागढ़ फोर्ट है कहाँ ये पूछा जा सकता है बिकॉज इट वॉज इन न्यूज। Which ship participated in India-Indonesia corporate between the Indian Navy and Indonesian Navy? आजकल शिप्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेगुलरली यूपीएससी पूछती रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स को ये नहीं ध्यान है उनको इस शिप्स के नाम थोड़े से याद रखने जरूरी होंगे। आंसर इज INS सरयू। INS सरयू जो है वो एक ऐसा शिप है जिसने अभी रिसेंटली इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। कॉर्पोरेट एक्सरसाइजेस रेगुलरली इंडिया अपने आसपास के पड़ोसी कंट्रीज के साथ में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि मिलजुले तौर पर पेट्रोल का मतलब यानी कि एक तरीके से गश्त लगाना ये होता है, तो वो करती रही है। इंडियन नेवल शिप सरयू ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। और ये किसके अंडर में आता है? मिशन सागर के अंडर में आता है। अपने रीजन के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को देखते हुए इंडिया ने रिसेंटली इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज के साथ मिलकर या इंडियन ओशन के अंदर आने वाली कंट्रीज के साथ मिलकर एक्सरसाइजेस करना शुरू किया है और इंडियन ओशन की सिक्योरिटी पे ध्यान देना शुरू किया है। तो इसके लिए मिशन सागर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में आने के चांसेस। कमिंग टू द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, जिसको ASM3 भी बोला जाता है, वो रिसेंटली हेल्ड। तो ये क्या है या फिर ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दिस वाज हेल्ड इन मई, बट कहाँ हुई थी आपको पूछ रहा हूं मैं, तो आप मुझे आंसर कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए अगर आप आंसर करना चाहते हैं रुक के, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर लेट मी टेल यू। आंसर है टोक्यो। टोक्यो शहर के अंदर जापान ने जो है वो इसको होस्ट किया, और ये थर्ड आर्कटिक ओशन से जुड़ी हुई, आर्कटिक रीजन से जुड़ी हुई जो है वो मिनिस्टर्स की मीटिंग है। थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान इन द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन एशिया। ये एशिया में हुई पहली ऐसी मीटिंग भी है। इस साल की मीटिंग का जो थीम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक। इससे पहले 2 मीटिंग्स हो चुकी है आर्कटिक ओशन के अंदर, जो कि अर्थ के नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्कटिक ओशन मतलब इस रीजन की बात जो है वो हम कर रहे हैं। इस रीजन के अंदर अभी रिसेंट टाइम्स में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलना शुरू हो गई, जिस वजह से इस रीजन के अंदर कई ऑयल रिसोर्सेज वगैरह को लेकर काफी कंट्रीज के बीच में कॉम्पिटिशन चालू हो गया है, और इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में जो है वो रिसेंट टाइम्स में रहा है। आर्कटिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसी से जुड़ी हुई होती है। नाउ आगे बात करेंगे तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इंडिया का एक हिमाद्री नाम से स्टेशन जो है वो आर्कटिक रीजन के अंदर स्टैब्लिश है। परमानेंट रिसर्च सेंटर आर्कटिक में इंडिया का है, ये नॉर्वे में। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। Statements are, these are petroleum reserves created for countries' energy security. These reserves can be used for getting loans. India has entered the second phase of this scheme and has started 2 new reserves. It is under the special purpose vehicle of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited. तो आपको इसमें से बताना है कि मुझे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर इज बी। बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है तो आप यहाँ पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इसके बारे में SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं। अंडर द फेज 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, इन्होंने जो है वो पेट्रोल का एक तरीके से स्टोरेज करके रख लिया है, ताकि कल को अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस हद से ज्यादा बढ़ते हैं तो इंडिया के पास में पेट्रोल की कमी ना हो। ये रिजर्व्स जो है वो विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में और पाडूर नाम से जगह जो है वहां पर स्टैब्लिश हुए हैं। इसके अलावा भी रिसेंटली सेकंड फेज के अंदर इसका सेकंड फेज चालू हो गया, जो कि आगे हमारे पास स्टेटमेंट भी था। सेकंड फेज में आ चुके हम। सेकंड फेज में नई 2 फैसिलिटीज चालू की गई, पादूर के अंदर और चंदीखोल में। तो चंदीखोल और पादूर ये 2 जगहों के नाम भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। इट इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं आपसे नाम ही पूछेगा, बट हाँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आप GD वगैरह में भी बता सकते हैं कि इंडिया के पास में रिजर्व्स नहीं है, इस वजह से इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स वगैरह बनाती है। नाउ 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी वाज हेल्ड इन विच वाटर बॉडी। रिसेंटली
एक्सरसाइज इंदिरा नेवी जो है वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया था? द आंसर इज डी, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो रीजन है वो कहां पर पड़ेगा? तो वी विल सी इन द मैप। मैप के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पर यूरोप के बीच में देखने को मिलेगा। इधर की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को ये वाला एरिया जो है दिस इज नोन एज द बाल्टिक सी, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा गया। तो दिस रीजन इज नोन एज द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी वाले रीजन के अंदर जो कि यहाँ पे इस वाले एरिया में, ये एरिया जो है वो रशिया का ही पार्ट है, इस रशिया वाले पार्ट से इसका एरिया अड़ता है और इसीलिए यहाँ पर रशिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा एक्सरसाइज जो है वो हर साल रशिया और इंडिया के बीच में होती है। इंदिरा एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर होने वाली एक्सरसाइज है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्लाइड में दी हुई है, स्लाइड डाउनलोड कर लीजिएगा डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। Indian field hockey player who has become the country's first female to score a hat-trick at Olympics. Recently, which Indian female player has become the first to score hat-trick? यानी कि 3 बार जो है वो उन्होंने गोल मारा, ऐसा करने वाली रिसेंट में कौन सी प्लेयर जो है वो आ गई? देखिए, यूपीएससी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बट आपसे प्लेयर का नाम देकर स्पोर्ट पूछ सकती हैं। ये न्यूज में रही हैं। दूसरी चीज, इंडियन हॉकी टीम जो है, फीमेल हॉकी टीम जो है वो क्वालिफाई भी कर गई ओलंपिक्स के सेमीफाइनल के लिए। तो हम लोगों को ये ध्यान होना चाहिए, बहुत समय बाद ऐसा हुआ है और इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं डेफिनेटली। हालांकि जब मेडल अगर आएगा या नहीं आएगा तो वो हम आगे देखेंगे, बट हाँ ये भी नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को अगर आपको आंसर को सोचने के लिए टाइम चाहिए। आंसर इज वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है वो हॉकी प्लेयर है और इन्होंने रिसेंटली जो है वो ये इंडिया के लिए पहली बार किसी फीमेल हॉकी प्लेयर ने हैट्रिक जो है वो किया है ओलंपिक्स में। ठीक है, नाउ एस्नर अवार्ड इज अ प्रेस्टिजियस कॉमिक इंडस्ट्रीज अवार्ड। इट इज वॉन बाय विच इंडियन? जो एस्नर अवार्ड है ये एक फेमस अवार्ड है और कॉमिक्स यानी कि जो मैगजीन्स कॉमिक्स वगैरह आती हैं, है ना, बच्चों के लिए, उन सब के लिए इलस्ट्रेशन यानी कि ड्राइंग करने वाले आर्टिस्ट को मिलता है। ये किस इंडियन को मिला है? द आंसर इज आनंद राधाकृष्णन। ये आनंद राधाकृष्णन जो हैं, इन आर्टिस्ट को जो है वो ये सम्मान से सम्मानित किया गया, एस्नर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी इंडियन ने कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता होता है तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज द रिलीजियस फ्रीडम एम्बेसडर बाय यूएसए? हाल ही में यूएसए ने किस व्यक्ति को, किस आदमी को रिलीजियस फ्रीडम एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया है? ना इनका मेजर पर्पस ये होता है कि ये सभी धर्मों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। एंड यूएसए ने ऐसा पहली बार किसी इंडियन को अपॉइंट किया है और वो भी मुस्लिम है, इस वजह से न्यूज में रहा था। इंडियन है और मुस्लिम है, इस वजह से न्यूज में रहा था, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। और नाम क्या आएगा? आंसर आएगा सी, रशद हुसैन। रशद हुसैन का नाम जो है वो आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है पोस्ट, बट बिकॉज ये इंडियन ओरिजिन है इसीलिए हमारे लिए भी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीवी सिंधु हैज वॉन विच मेडल एट टोक्यो ओलंपिक गेम्स? रिसेंटली पीवी सिंधु हैज वॉन अ मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स इन हर स्पोर्ट्स, दैट इज बैडमिंटन। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। ठीक है, महिला खिलाड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बताइएगा मुझे कि कौन से जो हैं वो मेडल जीतने वाले ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तो कौन सा मेडल जीता है? द आंसर वुड बी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इनको मिला है। पिछली बार इनको सिल्वर मिला था, इस बार इनको ब्रॉन्ज मिला है। टोक्यो ओलंपिक से पहले लास्ट ओलंपिक रियो में हुए थे, रियो दी जेनेरियो में इन्होंने जो है वो सिल्वर जीता था, आपके ब्रॉन्ज जीता है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आज की क्लास को यही खत्म कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम, दैट इज हर्ष VS0। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मैं मिल जाऊंगा। फॉर एनी हेल्प, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। थैंक यू।